ओके सामने से मेरा स्टार्ट हुआ था, सामने खत्म। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। सबको गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ओके गुड आफ्टरनून सर। So today is 12/1/2022। ठीक है, हम लोग टिम्बर कंटिन्यू करेंगे। टिम्बर में भी क्या करेंगे आज हम लोग? टिम्बर में आज हम लोग क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे। यही चल रहा था ना? यस सर। यस सर। हम लोग ग्रोथ के बेसिस पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि ग्रोथ के बेसिस पे टिम्बर को कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है, बताएंगे। ग्रोथ के बेसिस पे टिम्बर को कौन से दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया? पहला को क्या था? सो टिम्बर इज क्लासिफाइड एज, कौन कौन सा था? एक्सोजीनियस था और इंडोजीनियस था। अगेन एक्सोजीनियस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। कौन कौन सा पार्ट था? यस सर, कॉनिफर और एक डेसिडियस सर था। कॉनिफर्स एंड यस सर डिसिडियस, ये दो था। कॉनिफर्स को हम लोग सॉफ्टवुड में बोलते थे यस सर और डिसिडियस को हम लोग हार्डवुड में बोलते हैं। एग्जाम्पल बताना एक दो, डिसिडियस का एग्जाम्पल देना। डिसिडियस ट्री का एग्जाम्पल देना जिसकी वुड कोकोनट सर, बम्बू। कोकोनट सर। नहीं, गलत। कोकोनट इज एंडोजीनियस ना, उसका ग्रोथ देखो। एक्सोजीनियस किसको बोलते हैं? जिसका ग्रोथ आउटवर्ड डायरेक्शन में हो। क्लास चल रहा है। हाँ 130 में। हाँ, इसकी ग्रोथ आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, उसको बोल देते हैं एक्सोजीनियस। एंडोजीनियस क्या होगा? जिसका ग्रोथ इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो सर जैसे शीशम, साल। ओके, तो ये सब सारे डिसिडियस वुड है, मतलब हार्ड वुड है। सखुआ हो गया, है ना, टीक हो गया, शाल हो गया, चीर। अब सॉफ्ट वुड की बात करेंगे तो कौन कौन सा एग्जांपल हो जाएगा आपका? एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में एग्जाम्पल के थ्रू ही आएगा, तो एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। सॉफ्टवुड का एग्जाम्पल क्या है, हार्डवुड का एग्जाम्पल क्या है। बैम्बू वगैरह इंडोजीनियस का एग्जाम्पल हो गया। इंडोजीनियस जो ट्री होती है जिसका ग्रोथ इनवर्ड डायरेक्शन, बम्बू हो गया। कोकोनट का जो पेड़ हो जाता है ऊपर जाकर पतला हो जाता है। तो जो भी ट्री ऊपर जाकर के पतला हो रहा है, ऐसे सारे ट्री को हम लोग बोल देते हैं इंडोजीनियस। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग कल पढ़ चुके थे। ऑन द बेसिस ऑफ म्यूट कर लोगे, म्यूट कर लेंगे। कौन है ये? बबलू कुमार गुप्ता। तुम लोग को समझ में नहीं आता है जी, एक मिनट को म्यूट। लेटरल है सर। जितने लेटरल है जैसे ही क्लास में इन करेंगे म्यूट करके इन करेंगे, है ना। चलिए, अभी थोड़ी सी दिक्कत होगी। नया प्लेटफॉर्म आपके लिए होगा जून 1 टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग धीरे धीरे उसको एडजस्ट करेंगे। चलिए।
सो यस, तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ हम लोग डिस्कस कर चुके थे। यस, so this have been discussed. Now जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी किसको बोलते हैं? एनीवन? सर एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है, और जब हम एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करते हैं तो अगेन शेप एंड साइज में आ जाता है। ओके, सो इलास्टिक पता है, तो प्लास्टिक क्या होता है फिर थोड़ा बता दो, एक आइडिया ले लेता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय प्लास्टिक? प्लास्टिक लोडिंग। सर इसका सर अपना शेप एंड एक एक बोलो। अपना जो शेप एंड साइज रिगेन नहीं कर पाता है। रिगेन नहीं कर पाता है। ओके, एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, हुक्स लॉ क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय हुक्स लॉ? एनीवन? Stress into directly proportional to a strain. So a stress is directly proportional to A strain. strain. इसको क्या बोल देते हैं? हुक्स लॉ बोल देते हैं। It is not हुक्स लॉ। कहां तक? लिमिट तो आपको बताना पड़ेगा। सर इलास्टिक लिमिट तक। Elastic limit, sir. अप टू इलास्टिक लिमिट, तब ये आपका हुक्स लॉ रहता है। क्लियर है ना ये सब सारी चीजें? बेसिक्स है। चलिए, तो एज पर द इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बेस पे भी हम लोग जो टिम्बर है उसकी ग्रेडिंग कर रखे हैं। जैसे क्लास ए होता है टिम्बर, क्लास बी, क्लास सी। ब्रिक में हम लोग ने पढ़ा था, ब्रिक में पढ़े थे ना, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकेंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक, फोर्थ क्लास ब्रिक, पढ़े थे वहां पे? ये सुनो। यस सर। वो भी ग्रेडिंग थी, तो यहाँ पे हम लोग ग्रेड कर रहे हैं टिम्बर को ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर क्लास ए टिम्बर उसको हम बोलेंगे कब? जब ई इन बेंडिंग। अब बेंडिंग क्या हो रहा है? सपोज ये आपका टिम्बर है, मान लेते हैं ये आपकी टिम्बर है। अब ये बेंड करेगा, कुछ इस तरीके से बेंड करेगा, ये सुनो, ऐसे ही बेंड करेगा ना। तो जो इलास्टिसिटी जो होगा इन बेंडिंग, ये 12.5 किलोन्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ज्यादा निकल के, उसको बोल देते हैं क्लास ए टिम्बर। क्लास बी टिम्बर 9.8 से 12.5 किलोन्यूटन पर एमएम स्क्वायर, एंड क्लास सी टिम्बर जो है 5.6 से 9.8। क्लियर है? ये डेटा आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी मेरा कंप्लीट हो गया। ये तीन, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। नेक्स्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। तो अब ये जो ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी है, इसकी भी ग्रेडिंग होती है, ग्रेड एक्स, ग्रेड वाई एंड ग्रेड जेड। ठीक है, अब कुछ ट्री ऐसे हैं, वो आपको कॉमनली आपको कहीं ना सब जगह देखने को मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल में देना, कोई ऐसा ट्री जो आपको हर जगह मिल जाएगा इंडिया में। बाम्बू आम का सर। पेड़, sir. शीशम, शीशम का पेड़ सर। टीक, बबूल साल, सर। बबूल। तो कुछ ऐसे ट्री हैं, ऐसे टिम्बर जो कि आपको कॉमनली हर जगह मिल जाए। हाँ, ये चीज तो है कि उस पर्टिकुलर कंटिनेंट में, सपोज हिमाचल चले जाओगे या फिर जम्मू कश्मीर चले जाओगे, तो वहां का पेड़ का शेप है आपको अलग दिखेगा। ठीक है, बेसिकली उससे वहां पे जाओगे तो एंडोजीनियस ट्री आपको बहुत सारे दिखेंगे, है ना, जिसका ग्रोथ इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो वहां के लिए वो है, लेकिन इन जनरल वहां सिस्टम भी आपको मिल जाएगा, पीपल भी मिल जाएगा आपको। तो ये सब जितने सारी पेड़ है, कुछ कॉमन अवेलेबल है। जो मोस्ट कॉमन अवेलेबल होता है, जो मोस्ट कॉमन अवेलेबल होता है उसको ग्रेड एक्स में करेंगे, जो कॉमनली अवेलेबल होता है उसे वाई में करेंगे, और जो लेस कॉमन अवेलेबल होता है उसको क्या बोलते हैं? जेड कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। तो ये वॉल्यूम दिया हुआ है, अगर 1415 क्यूबिक मीटर पर ईयर आपका अवेलेबल है वो टिम्बर, तो उसे हम लोग एक्स कैटेगरी में रखेंगे। 355 से 1415 के बीच में है तो उसे कॉमन बोलेंगे, और लेस कॉमन जो अवेलेबल है लेस देन 35। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
अच्छे अच्छे एग्जाम दोगे तो ये सब सारा डेटा पूछेगा, एंड इलास्टिसिटी तो पूछेगा ही पूछेगा। तो क्लास ए पूछ देगा, क्लास ए टिम्बर की इलास्टिसिटी कितनी होती है, ऑप्शन दे देगा आपको 12.5, 5, 6, बोलेगा मास्टर तो बताया नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको सारा चीज एक बार जब रिवीजन आपको करना पड़ेगा, और लिखना का तो आपको है ही, आप लोग लिखने की बहुत जरूरत है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन। अब इसका पोजीशन क्या उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे स्टैंडिंग टिम्बर, रफ टिम्बर, कन्वर्टेड टिम्बर, तो ये सब सारे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ये सब सारे टिम्बर के भी क्लासिफिकेशन। तो बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, बट होता है क्लासिफिकेशन, तो बस मैंने लिखा दिया स्टैंडिंग टिम्बर, रफ टिम्बर एंड कन्वर्टेड टिम्बर। So this you have to remember or keep it in mind. Next है on the basis of grading। अब ग्रेडिंग के बेसिस पे भी हम लोग जो टिम्बर को क्लासिफिकेशन किए, दैट इज स्ट्रक्चरल ग्रेडिंग, देन है कॉमर्शियल ग्रेडिंग। अब आप देखे होंगे कि जो ट्रक से जो टिम्बर आता है, अभी बेसिकली क्या है कि इसकी जो कॉमर्शलाइजेशन है टिम्बर की बहुत कॉस्टली हो गया है, जंगल काटने पे रोक है, यस और नो? जंगल काटने पे रोक Yes, है। sir. तो Yes, sir. दिन प्रतिदिन आने वाले दिनों में क्या ऐसा टाइम आ जाएगा, या आने वाले 10, 15 सालों, 20, 25, 50 साल में, कि ये जो ट्री को जो काटने का प्रचलन है बहुत हद तक कम जाए। अब इस पे बहुत सारा आर्टिकल्स वगैरह निकला है, इस पे बहुत सारा आर्टिकल्स निकला है। गोवा में अभी बहुत सारा पेड़ काट करके एक स्मार्ट सिटी कॉरिडोर बनाने का बात चल रहा था, उस पे बहुत सारा आर्टिकल पब्लिश हुआ, पढ़ना कभी जाकर के। ठीक है, वो इन्वायरमेंटलिस्ट जो होता है ना, वो बीच में हमेशा कुछ ना कुछ कर देते हैं। अब सपोज कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, बने आप कोई जनता गैराज मूवी देखा है? साउथ इंडियन मूवी है, देखे होगे ऑलमोस्ट सारे मेरे ख्याल से। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये जनता गैराज मूवी एक बार नहीं देखो जाके देखना। अब Yes, sir. इसमें जो हीरो रहता है इन्वायरमेंटलिस्ट रहता है। ठीक है, तो ये जो इन्वायरमेंटलिस्ट का यही काम ही होता है। अब जहाँ पे कुछ नया प्रोजेक्ट बनने वाला है, तो ये लोग पहले एनालिसिस करेंगे, रिसर्च करेंगे कि अब जैसे गोवा में जो बात हो रही थी कॉरिडोर बनाने के लिए, तो या फिर कोई भी जगह जहाँ पे आपको रोड बनाना हो, तो पेड़ पौधा, रोड तो हवा में जाएगा नहीं, जंगल हो गए कहीं ना कहीं जाएगा, तो आपको पेड़ पौधे को काटना पड़ेगा। तो उस केस में जो इन्वायरमेंटलिस्ट है वो लोग बीच में आ जाएंगे। अब वो लोग बोलेंगे पेड़ नहीं काट सकता। अब इंडिया है कि लोकतांत्रिक देश है, सबको बोलने का अधिकार है। ठीक है, पेड़ नहीं काटेंगे, तो अब पेड़ नहीं काटेंगे तो वो चीज सही है, पेड़ तो नहीं काटना। अगर पेड़ नहीं काटेंगे तो फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आ पाएगा। हो पाएगा क्या? कनेक्टिविटी जुड़ पाएगी क्या? झारखंड की अगर मैं बात करूं, तो झारखंड का ऑलमोस्ट देखोगे कि जो एरिया है बेसिकली फॉरेस्ट कवर करता है, मोस्ट ऑफ द एरिया। यस और नो? बहुत जगह आपको एलिफेंट कॉरिडोर दिखेगा। Right, sir. तो ऐसे स्टेट में ना, तो अब देखो इंडिया जो है एग्रीकल्चरल कंट्री है, मतलब मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है। लेकिन इंडिया को अगर चाइना, अमेरिका, जो भी डेवलप वेस्टर्न कंट्री है, अगर उनके कंपटीशन में आना है या कंपैरिजन करना है, तो वी मस्ट हैव टू फोकस ऑन द इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा नहीं, जॉब क्रिएट होगा नहीं, मार्केट में मनी फ्लो होगा नहीं। इनकम होगा तब तो मार्केट में मनी फ्लो होगा, किसी का इनकम ही नहीं। इनकम बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करना पड़ेगा। पढ़े हो गए हिस्ट्री वगैरह में 6, 7, 8, 9 में कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई वेस्टर्न कंट्री में, तो वो लोग आज आगे हैं, है कि नहीं? तो अब ये मतलब एक मतलब डिबेट इस पे हो सकता है कि क्या इंडिया को ग्रोथ करने के लिए एग्रीकल्चर पे बेस्ड होना चाहिए या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। क्या राय है तुम्हारा? एक दो का राय मैं सुनना चाहता हूँ, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगर इंडिया को ग्रोथ एग्रीकल्चर पर सर। वाई कंडीशन के साथ में मुझे बताना कि वाई वी आर फोकस मोर फोकस ऑन द एग्रीकल्चर, वाई नॉट इंडस्ट्रियलाइजेशन। ऑफलाइन में एक डिबेट करवाऊंगा कभी, टाइम मिलेगा तो आओ पहले ऑफलाइन। सर मॉडर्न एग्रीकल्चर पर फोकस होना चाहिए सर, और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होना चाहिए सर। इंडस्ट्रियलाइजेशन पे कैसे फोकस करेंगे? इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए आपको पेड़ काटना पड़ेगा, पेड़ काटोगे जो स्पेस चाहिए उसके लिए। अब इंडिया में ऑलमोस्ट जो भी लैंड है, फर्टाइल लैंड है, वहां पे तो आप इंडस्ट्री बैठा नहीं सकते हो।
इंडस्ट्री बैठाओगे तो आपका फिर एग्रीकल्चर यहाँ हैम्पर हो जाएगा। सर बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज वगैरह हैं जो सब बंद पड़े हैं, उसको हम अगर मॉडिफाई करें सर तो उसको ना हमको पेड़ काटने की जरूरत पड़ेगा सर, और ना ही हमको और एक से ज्यादा करना पड़ेगा सर। अब जो भी फैक्ट्री है वो पॉपुलेटेड एरिया में है, आप उसे स्टार्ट करोगे तो वहां के फिर लोगों का जो हेल्थ इशू बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आज जी सर। मुरी में हिंडाल्को है, ठीक है? यस सर, यस सर। आज मुरी में हिंडाल्को है तो मुरी में रहने वाले से पूछो उनको लंग्स प्रॉब्लम है कि नहीं, किडनी प्रॉब्लम है कि नहीं। बोकारो में बीएसएल है, सेल है, वहां के लोगों से पूछो कि उनको किडनी प्रॉब्लम है कि नहीं। ऑलमोस्ट आपको 5 से 7-10% को मिल जाएगा, लंग्स प्रॉब्लम मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं फैक्ट्री है मिलेगा? सर, रहेगा। है सर, बोकारो में है। वो तो होना है। तो ये सब चीज से आप कैसे ओवरकम करोगे, मेरा क्वेश्चन ये है। इस पे तुम लोग लिखना कभी, ठीक है? कभी टाइम पेड़ मिलेगा लगा लगा के सर, क्या? पेड़ लगा लगा के सर हम लोग कम करेंगे। पेड़ लगा नहीं के सर, ऐसा एक्चुअली बंजर भूमि में हम फैक्ट्री लगा सकते हैं सर। अच्छा, एक चीज मैं कंडीशन दे रहा हूँ, आप लोग इस पे सोचना, ठीक है? देखो कहाँ कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट। आपने बोला कि बंजर भूमि में पेड़ लगा सकते हैं, आपने पहले बोला बंजर भूमि है, पेड़ कैसे लगाएंगे? पेड़ नहीं सर, फैक्ट्री लगा सकते हैं सर। फैक्ट्री पानी लगाने तो के चाहिए। लिए, अब फैक्ट्री लगाने के लिए वहां पे, अब फैक्ट्री कहाँ पे जनरली लोग लगाते हैं? जहाँ पे आपको वाटर अवेलेबल होता है, मैन पानी नदी के किनारे सर। मैन पावर अवेलेबल होना चाहिए, यस और नो? होना चाहिए। यस सर। अब आप कहीं दूर लगाओगे पॉपुलेशन से तो मैन पावर आपको मिलेगा नहीं जल्दी, पानी की दिक्कत होगी, फैक्ट्री रन नहीं कर पाएगा विदाउट वाटर। जहां बंजर होगा वहां पानी नहीं, तभी तो बंजर बनाया हो। तो ये सब कुछ सर मेरा मानना है कि पूरा इंडस्ट्री एरिया पर फोकस करना चाहिए सर, इंडस्ट्रियल पे फोकस करना चाहिए। वाई? क्योंकि सर एग्रीकल्चर जो है अपने इंडिया में उतना हाई लेवल एग्रीकल्चर नहीं हो पाता। और जैसे हम वेस्टर्न कंट्री को देखते हैं, वहां भी तो कंडीशन है, वो लोग तो भी सरवाइव कर रहे हैं ना। तो हम लोग भी उस टेक्नोलॉजी इतना तो आ ही गया है आजकल कि हम कुछ कर सकते हैं उसके लिए। तो टेक्नोलॉजी यूज करके हम एग्रीकल्चर को क्यों नहीं बढ़ावा दे सकते? यस सर, यस सर, टेक्नोलॉजी करके कर सकते एग्रीकल्चर हैं। हम जैसे सर सपोज कि एग्रीकल्चर हम नॉर्थ इंडिया में देखिए, आप नॉर्थ इंडिया में एग्रीकल्चर पूरा बैठ गया है, यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। अच्छा, सर मैं जस्ट कहता लाइक मॉडर्न सर एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग बिहार सर, में मॉडर्न देखिए सर, नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ बिहार में तो सर पूरा बाढ़ से ही पूरा रहता है, उधर से सुखाड़ से रहता है सर। ओके, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, इस पर्टिकुलर टॉपिक के अपना एक प्लान बनाना। एक एग्रीकल्चर को सपोर्ट करोगे और एक इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करोगे। अपनी अपनी विचारधारा को लिखोगे इन इंग्लिश, नॉट इन हिंदी, ठीक है? लिखना यस ओके सर। सर। और स्टडी कीजिएगा, एक पीपीटी बनाइएगा, ठीक है? फिर मैं ऑफलाइन में एक डिबेट कंपटीशन रख दूंगा, है ना? इसमें से 2 पक्ष के लोग रहेंगे, एक एग्रीकल्चर को सपोर्ट करेंगे, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करेंगे, विथ प्रोज एंड कॉन्स, मतलब उसकी प्रॉफिट क्या होगी एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगी। तो उसके अगेंस्ट में एग्रीकल्चर वाले बोलेंगे, एग्रीकल्चर के अगेंस्ट वाले में इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले बोलेंगे। क्लियर है? ऑल कन्वर्सेशन शुड बी इन इंग्लिश, बी प्रिपेयर। हो जाएगा? You can collect, because subject knowledge is necessary. You have to collect the data. अगर आपके पास डेटा नहीं होगा आप बोल नहीं पाओगे उस चीज। उसी तरीके से अगर आपके पास कंटेंट नॉलेज नहीं रहेगा आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हो। यस और नो? इसलिए Yes, जो sir. मेरा फोकस होता है कि मैं इतना बता दूं, इतना कंटेंट दे दूं कि एटलीस्ट तुम रिवाइज भी करोगे तो कुछ ना कुछ दिमाग में रह जाएगा। लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती है, तुम लोग लिखते नहीं, लिखना जरूरी है आप लोग। तो ये सब टॉपिक देख लेना, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन किसको सपोर्ट कर रहे हो ऑन बाई। अब सपोर्ट कर रहे हो तो उसके पीछे आपको हर जो सामने से आवाज उठ सकती है ये चीज नहीं होना चाहिए, उसका आपके पास क्या आंसर होना चाहिए वो भी रेडी रखो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेडिंग, स्ट्रक्चरल ग्रेडिंग है। अब ग्रेडिंग कैसे करते हैं? जैसे कि अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि आपको ग्रेडिंग करनी है टिम्बर की, ओके, आपको टिम्बर की ग्रेडिंग करनी है तो कैसे करोगे ग्रेडिंग? अच्छा लकड़ी को अलग करोगे, खराब लकड़ी को अलग करोगे,
यस और नो? कैसे करोगे ना? यस सर। जिसमें डिफेक्ट्स आपको दिखेगा उसको अलग कर दोगे, जिसमें डिफेक्ट नहीं देगा अलग। तो इस टाइप के उसको स्ट्रक्चरल ग्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर एक कॉमर्शियल ग्रेडिंग, यार्ड यूनिटी ग्रेडिंग। अब ये कमर्शियलाइजेशन के लिए जो लोग यूज करते हैं, अब किसी को लकड़ी चाहिए अभी यहाँ पे बिहार झारखंड में, वो लोग आसाम से लकड़ी लाता है ना, आसाम से लकड़ी आता है, तो वहां पे अवेलेबिलिटी है जो जिसका ग्रोथ ऑलमोस्ट हो गया है, मतलब उस पेड़ का कोई काम, ऐसे पेड़ की कटाई होती है, वो सब पहले मार्क कर लेते हैं कौन कौन सा पेड़ को काटना है, फिर वहां बिडिंग वगैरह होता है। तो कमर्शियल ग्रेडिंग अलग होती है। तो दीज आर द बेसिस ऑफ ग्रेडिंग, हम लोग टिम्बर को अलग कर लेते हैं, बाकी देख लेना, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये सब चीज। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, अब ड्यूरेबिलिटी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए कि अगर हम टिम्बर को क्लासिफाई कर रहे हैं तो उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है। अगर उस टिम्बर को मैं घर पे यूज करूंगा जहां पे लोड आ रहा है, तो लोड को सस्टेन कर पाएगा, जब वो ड्यूरेबल होगा तभी तो सस्टेन कर पाएगा, यस और नो? अगर वो ड्यूरेबल तभी हम उसको यूज करेंगे। उसके लिए क्लासिफिकेशन 3 टाइप की क्लासिफिकेशन, जैसे हाई ड्यूरेबल, तो बेसिकली ड्यूरेबिलिटी हम लोग मेजर कैसे करते हैं, उसका एवरेज लाइफ स्पैन क्या है टिम्बर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिखा है हाई ड्यूरेबल, that is 120 months, 120 to 60 months and less than 60 months is low durable, ठीक है। तो जैसे हम लोग सीमेंट में जब यूज कर रहे हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन में, तो सीमेंट को सेट होने में टाइम लगता है ना, यस और नो? सीमेंट को सेट होने में टाइम लग रहा है। इनिशियल सेटिंग टाइम ओपीसी का कितना होता है? 30 मिनट, 30 मिनट। और फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स का होता है और 600 मिनट्स का होता है, ये होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि और 28 दिन के अंदर ये इसकी पूरी सेटिंग हो जाती है अगर सही से क्यूरिंग करोगे तो। उसी तरीके से हमारा टिम्बर भी है, क्योंकि जब टिम्बर यूज करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर कंटेंट तो होता है, यस और नो? मॉइस्चर कंटेंट, और वो मॉइस्चर कंटेंट जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टेम्परेचर आएगा, टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद स्टेबल जोन में चला जाता है। तो टिम्बर में भी सेम एप्लीकेशन है, ठीक है। अगर आपके टिम्बर में मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो गया, तो आप अगर यूज कर ले जहां पे लोड आ रहा है, तो आपका टिम्बर बेंड कर जाएगा, है ना, जनरली बेंड कर जाएगा आपका टिम्बर, इसको देखने को मिल जाएगा। फिर कभी लाते हो घर में पलंग नया खरीद के लाए, पलंग नया खरीद के लाए, और जब पलंग की सेटिंग करने जाए, क्योंकि पलंग में तो हर पार्ट अलग अलग होता है, ये सुन लो, पलंग में हर पार्ट अलग अलग होता है ना। अब जब सेट करने जा रहे हो, सस्ती लकड़ी ले आए हो, सस्ती लकड़ी मतलब सैपवुड ज्यादा, उसमें सैपवुड का मतलब मॉइस्चर उसमें ज्यादा है, तो रास्ते में लाते लाते टेम्परेचर चेंज हुआ, अब ये थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हो सकता है। जब आप पलंग सेट करने जाओगे पलंग सेट ही नहीं होगा, देखे हो कभी ऐसा? यस सर। ऐसा होता है। हाँ, जब किसी की शादी नई नई होती है ना, ठीक है, और जब लड़की के घर से जब पलंग आता है, तो अगर वो सस्ते दाम का पलंग होता है ना तो इसी तरीके से होता है ठीक है, तो ऐसे जब ऑब्जर्व करो। जैसे कि सर हाँ, अरे बस मैं एग्जांपल दिया। लड़की वाले लोग के किसी किसी की शादी होती है ना, तो लड़की की तरफ से आता है ना सामान सब, दहेज नहीं आता है, वो लड़की लोग को देते हैं, है ना। तो उसमें पलंग वगैरह भी आता है, पलंग आता है, फर्नीचर्स वगैरह आता है। तो पलंग अगर कम दाम का होता है तो क्या होता है, यही प्रॉब्लम आएगा, फिट ही नहीं होगा। सस्ते वाले लोग दे देंगे तो क्या होगा, सैप उठ जाता है, बेंड कर जाएगा, सही से बैठेगा ही नहीं। तो सही बात है सर। ऐसा देखने को मिल जाएगा, है कि नहीं? तो इन सब बातों का भी ध्यान में रखना, जब खरीदने जाओगे पलंग ना, तो सब चीज को देखना, कौन सा लकड़ी खरीदना है नहीं खरीदना, वो सब सारा भी आइडिया क्लियर हो जाएगा आने वाली क्लासेस, ठीक है। चलिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी में जो आपकी जो कंक्रीट क्लासिफिकेशन है, हाई ड्यूरेबल, मॉडरेट एंड लो, ये 3 है। अब इधर मंथ लिखा हुआ है, देख लीजिएगा इसको, बहुत कॉल आता है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ सीजनिंग, और आपको सीजनिंग पढ़ना ही पड़ेगा। सीजनिंग क्या होता है एनीवन? सीजनिंग क्या सर होता है? सीजन के हिसाब से सर। अच्छा, और कोई विचारधारा प्रकट कर सकते हैं? क्या होता है सीजनिंग?
सर उसको ड्राई करना सर सीजनिंग होता है सर, उसके उस कंटेंट्स को निकालना सर, जैसे केमिकल्स वगैरह, शैप वगैरह हो गया सर, पिथ वगैरह हो गया सर उसका। तो अगर सीजनिंग मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करना को हम सीजनिंग कर सकते हैं सर। वेरी गुड। दैट मीन्स बेसिकली जो टिम्बर हम कट करके लाए हैं उसको इम्प्रूव करना, सीजन करना, पॉलिश करना, ऐसा बोल सकते हैं ना, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। यस और नो? अब उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए n नंबर टाइप्स ऑफ मेथड्स है। उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए n नंबर टाइप्स ऑफ बहुत सारे मेथड्स हैं जिसकी क्वालिटी को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन रखा गया है। अब सीजनिंग हमको इन डिटेल पढ़ना है आगे जाकर, ठीक है? तो ऑन द अभी यहाँ 1 मिनट थोड़ा सा होल्ड करना। चलो, तो सीजनिंग हमको इन डिटेल पढ़ना ही है, तो उसके बेसिस पे कुछ क्लासिफिकेशन अभी हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे हम इन डिटेल में व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सीजनिंग देखेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ सीजनिंग में जो पहला है हाई रिफ्रैक्टरी, मतलब इसे क्लास ए में रखेंगे। दीज आर स्लो एंड डिफिकल्ट टू सीजन, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। तो ऐसे टिम्बर जिसमें डिफेक्ट्स नहीं के बराबर होते हैं। अब टिम्बर में डिफेक्ट्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, कुछ कुछ डिफेक्ट्स का मैं अगर मैं दिखाऊं आपको, एक मिनट, आपने कभी पेड़ में बहुत से डिफेक्ट्स देखे होंगे, देखा है कोई? ये पेड़ सही नहीं है, कैसा दिख रहा है, देखे हो कोई? जैसे कुछ कुछ डिफेक्ट्स मैं दिखाता हूँ, इसको फिर आगे हम लोग एनालाइज करेंगे, आगे देख लो तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। स्लाइड दिख रहा है? यस सर। तो ये सब सारे डिफेक्ट्स आपको दिखते होंगे, कॉलेज में भी दिख जाएगा आपको। ये दिख रहा है, ये इस टाइप के डिफेक्ट है, स्प्लिट Yes, है, sir. ट्विस्ट है, बॉ है, बेंड कर गया, नॉट है ना, चेक है, सेक है। तो इस टाइप के डिफेक्ट्स आपको ये भी पूरा देखो, पूरा सर्कुलर नहीं है ना, ये कुछ डिफेक्ट्स, ये सब सारे डिफेक्ट्स नजर आ जाए, है कि नहीं? दीज ऑल आर द डिफेक्ट्स। अब आप पेड़ में जब देखोगे, एक मिनट, अगर प्रैक्टिकली ये भी देख लो, इस टाइप का दिखता होगा ना आपको, नॉट पेड़ में दिखता होगा इस तरीके से, ये वाला। यस सर। ये भी Yes, डिफेक्ट्स है। ये देखो इस टाइप से रिंग गली इसको बोलते हैं, दिख रहा है? इस टाइप का निकल जाता है, इसका कोई यूज नहीं है, देखते हो? ये भी आप देखोगे जब क्रॉस करोगे ना, तो पेड़ में इस टाइप का आपको वॉइड्स दिखेगा बहुत सारा, ठीक है? तो ये भी डिफेक्ट्स है, बिकॉज इसको यूज नहीं कर सकते हो ना फिर तुम कंस्ट्रक्शन जब इसे क्या यूज करोगे, जिधर से कट करोगे, मतलब इस लकड़ी को अगर आप कट करोगे, इसको हार्ड सेक बोलते हैं ना, तो यूज में तो बस ये वाली आनी है। अब अगर तुम ऐसे कट करोगे तो ये तो यूज होगा नहीं, तो बीच में वॉइड्स है आपका, है कि नहीं? अब ये लाइव नॉट्स वगैरह है, तो ये सब चीज भी सारे डिफेक्ट्स है। तो इसके बेसिस पे हम लोग सीजनिंग वगैरह भी करते हैं, जैसे ये सब देख लो, फंगस वगैरह स्टार्ट हो गया, तो ये सब सारे डिफेक्ट्स है। इसको देखेंगे, ये सब क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आते हैं, कितने टाइप्स के डिफेक्ट्स होते हैं, है ना, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो डिफेक्ट्स तो क्लियर हो गया, कैसा दिखता है डिफेक्ट्स। तो वैसे टिम्बर जिसमें डिफेक्ट्स ना के बराबर हो, फ्री फ्रॉम, वैसे वो बोलते हैं हाईली रिफ्रैक्टरी, एंड उसे क्लास ए में रखते हैं। क्लास बी में किसको रखें? दिस मे बी सीजन्ड फ्री फ्रॉम सरफेस डिफेक्ट्स एंड सम प्रोटेक्शन इज गिवन अगेंस्ट द रैपिड ड्राइंग। आपने ऐसा कभी देखा है क्या कि टिम्बर को कट करके लाते हैं और पानी में डाल देते हैं, वो पानी में ही रहता है 1 महीने तक, देखे हो? यस सर। वो भी एक टाइप का सीजनिंग है। और आपने तो नॉर्मल देखा ही होगा, टिम्बर कट करके लाते हैं, धूप में छोड़ देते हैं, 5, 6, 7 महीना धूप में, 1 साल तक धूप में बाहर ही पड़ा रहता है, ये भी देखे होंगे। वाटर, हाँ जी, हाँ क्या बोल रहे वाटर थे? में क्यों रखते हैं?
हाँ वाटर में भी रखते हैं, बताऊंगा क्यों रखते हैं। Yes. अगर आपका टिम्बर पूरी ड्राई है, टिम्बर अगर आपका पूरी तरीके से ड्राई है तो उस केस में फिर प्रॉब्लम है, पूरा ड्राई भी नहीं होना चाहिए, अप टू सर्टेन % तक मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। कितना होना चाहिए देखते हैं, 12% के आसपास मॉइस्चर आपके टिम्बर में होना चाहिए, उससे कम है तो भी दिक्कत है, ज्यादा है तो भी दिक्कत। क्लियर है? 12%। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, पूछता है तो उसको क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, मतलब पानी में डुबो के रख देते हैं। चलो फिर से ड्राई करते हैं। अब मान लो कि आपने म्यूट कर लोगे, अब मान लो आपने टिम्बर को पानी में डाल दिया, अब क्या पानी ऑब्जर्व कर लिया, और अचानक से उसको ड्राई जब करवा दोगे, सुखा दोगे, अचानक से टेम्परेचर बढ़ा दिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रोवाइड कर दिए, तो ऐसे में बहुत सारे डिफेक्ट्स अराइज हो जाते हैं। कौन है ये? जब मैं बोलता हूँ म्यूट करके रखने के लिए तो म्यूट क्यों नहीं करते हो? शुभम कुमार सिंह, चलिए नेक्स्ट है नो रिफैक्टरी, क्लास सी में रखते, दीज आर रैपिडली सीजन फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। तो ये सब सारे क्लास में रखा गया है, फर्स्ट क्लास, मॉडरेटरी रिफैक्टरी, नॉन रिफैक्टरी क्लास, दीज आर द बेस्ड ऑन द सीजनिंग। फिर नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटेबिलिटी, कैसे ट्रीट करते हो टिम्बर को। एक इजिली ट्रीटेबल होता है, ट्रीटेबल बट कंप्लीट प्रिजर्वेशन नॉट इजिली ऑब्टेन्ड, ओनली पार्शियली ट्रीटेबल, रिफैक्टरी टू ट्रीटमेंट, वेरी रिफैक्टरी टू ट्रीटमेंट। तो ट्रीटेबिलिटी के बेस पे भी हम लोग टिम्बर को क्लासिफाई करके रखे। तो इतने सारे आपके क्लासिफिकेशन है टिम्बर को, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर है चीजें? तो आपको जो मेजर फोकस करना है, क्लासिफिकेशन ऑन द ग्रोथ, ड्यूरेबिलिटी एंड सीजनिंग, ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। इलास्टिसिटी वाला भी है, उसको भी ध्यान में रखना है। तो ये सब क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो दिस इज द योर क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर, वो आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें टिम्बर में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए क्लासिफिकेशन में, मोमिन आपको क्लासिफिकेशन ध्यान रखना है। आगे बढ़े, कोई डाउट है अभी तक? सर ट्रिबिलिटी क्या है सर? ट्रीटेबिलिटी, तुम कैसे ट्रीट करते हो उसके साथ, जैसे मैं तुमसे बाद में तुमको कैसे ट्रीट करूंगा, दैट इज कॉल्ड ट्रीटेबिलिटी। तो उसमें देखो लिखा हुआ पॉइंट, क्या लिखा हुआ? इजिली ट्रीटेबल, हम तुम्हें इजिली हैंडल कर सकता हूँ, ये तुम्हें ट्रीट कर सकता हूँ, है ना, तो वो ट्रीटेबिलिटी हो जाती है। देखेंगे इसको आगे, प्रिजर्वेशन जब पढ़ेंगे ना, प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर, उससे इसको डिस्कस करेंगे, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक होगा दैट इज प्रोसेसिंग एंड सीजनिंग ऑफ टिम्बर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग पढ़ते थे ना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक पढ़े हम लोग ने, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट पढ़े। तो सीमेंट में दो प्रोसेस होता है, वेट प्रोसेस एंड ड्राई प्रोसेस, ये सर नो होता है ना। यस सर। और ब्रिक में क्या होता है, ब्रिक में क्या क्या प्रोसेस है ब्रिक बनाने का, थोड़ा बताना। ब्रिक बनाने का क्या क्या प्रोसेस है, याद है? भूल गए? ब्रिक बनाने का क्या क्या प्रोसेस है? सर Preparation of प्रिपरेशन ऑफ clay. क्ले, सर अनफायरिंग, सर क्लीनिंग, मोल्डिंग कर सकते हैं, बर्निंग सर। तो दीज आर द प्रोसेस। उसी तरीके से आप एक ट्री को पूरे अगर टिम्बर की अगर आपको प्रोसेसिंग करनी है तो क्या इनिशियल प्रोसेस होता है और फाइनल क्या होता है, उसके बारे में हमको इस टॉपिक में डिस्कस करना है। तो उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर। मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पे प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर, एनालॉजी सेम ही होगी। तो पहले क्या करेंगे, अगर आपको टिम्बर चाहिए, प्रोसेसिंग टिम्बर चाहिए, तो पहले क्या करोगे, पेड़ को काटोगे, ये सुनो, पहले क्या करना है, पेड़ को काट देना है। क्या लिखा है, फेलिंग ऑफ ट्रीज। उसके बाद क्या करोगे, सीजनिंग ऑफ टिम्बर। सीजनिंग मतलब क्या होता है, इंप्रूव करना क्वालिटी को, जो चाहिए आपको रखो ऑन द बेसिस ऑफ सीजनिंग, कौन सा डिफेक्ट है कौन सा डिफेक्ट नहीं है, कैसे इंप्रूव करेंगे, सीजनिंग। फिर कन्वर्जन, जो सा शेप में चाहिए आप उसे कन्वर्ट करो। फिर प्रिजर्वेशन, कैसे उसको रखेंगे, ये सर नो। तो ये प्रोसेस है। उसके बाद आपको टिम्बर मिलेगा जो आप कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, यस और नो। तो ये चार प्रोसेस है, फेलिंग ऑफ ट्रीज, सीजनिंग ऑफ टिम्बर, कन्वर्जन ऑफ टिम्बर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। क्लियर है? ये चार प्रोसेस है। अब इस चार प्रोसेस को हम लोग अलग अलग करके डिस्कस करें।
क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। दैट इज फॉलिंग ऑफ ट्री, पेड़ को काटना। क्या बोल रहा है? अब पेड़ को काटना तो पता है ना, कैसे काटोगे? जिसका एज कंप्लीट हो गया वैसे पेड़ को काटना है, या फिर किस पेड़ को काटोगे? अभी पेड़ हुआ है 15 साल का, तुम काट सकते हो उसको? यस और नो? पेड़ अभी 15, सपोज शीशम का पेड़ आपने रोक दिया हो, 15 साल हो गया उसको काट दोगे क्या? नो सर। काटने No, के sir. बाद काटने के बाद आपको पता है होगा। मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा उसमें रहेगा, कोई यूज नहीं होगा आपका, कंस्ट्रक्शन बेकार हो जाएगा वो, है कि नहीं? टू गेट टिम्बर ट्रीज आर नॉक्ड और कट डाउन or caused to fall to the ground is called falling of tree. This process is termed as felling of trees. Felling of trees must be done keeping in the following points in consideration. अब क्या क्या पॉइंट आपको कंसिडरेशन में रखना है? क्या पॉइंट को दिमाग में रख के आपको पेड़ को काटना है? तो पहला जो पॉइंट आता है, एज ऑफ फेलिंग ट्री। इंपॉर्टेंट है, कितना एज हो रहा है उस ट्री का, वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे आप सारे पेड़ को नहीं काट सकते, एनवायरमेंटल एक्ट वाले जान मार देंगे आप, केस पे केस ठोक देंगे हाई कोर्ट में, देखे हो ना? सर मिनिमम एज कितना होना चाहिए सर वो काटने के लिए? वो डिपेंड करता है पेड़ के ऊपर, कौन सा पेड़ है, पेड़ हर पर। पेड़ का अलग अलग एज होता है ना? मिनिमम सर 50 to 60 इयर्स दिया था सर बुक में सर। हाँ, तो डिपेंड कर 50 to 60 मतलब 40 साल का डिफरेंस हो रहा है, 10 साल का। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ 50 से 100 साल होना चाहिए, तो डिपेंड कर जाता है। मिनिमम 50 इयर्स तो होना ही चाहिए। ठीक है? तो ट्री शुड बी कट व्हेन दे हैव अटेन्ड सफिशिएंट मैच्योरिटी। ये इंपॉर्टेंट है। अगर पेड़ आपका मैच्योरिटी नहीं गेन किया है, पेड़ काट के भी कुछ नहीं पा सकते हो, लकड़ी उसका यूज होगा नहीं। जहां पे यूज होगा वहां से आपको कंप्लेन आएगा। तो आप तो बिजनेस करना चाह रहे हो ना, तो बिजनेस में आपको अच्छा प्रोडक्ट देना है, तो आप उसी पेड़ को तो डील करोगे जिसकी मैच्योरिटी हो जाए। एटलीस्ट आपको उसमें जो टिम्बर है ऑलमोस्ट 70-80% टिम्बर आपको मिल जाए, वैसे ही तो पेड़ को आप लेना चाहोगे। यस और नो? है कि नहीं? बोलो, या कुछ भी ले लोगे मार्केट में Yes, जाकर? sir. As it under mature the tree is cut, it would have access of sapwood, and if over mature tree is cut, it would have access of pith in either. In the case would be not provide required strength. अब ये दो केस को डिस्कस कर रहा है। जैसे मैंने आपको वहां पे बताया था, एक मिनट मैं एक बार दिखाता हूं वहां पे। यस, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। तो वो बोल रहा है कि अगर पेड़ को आप मैच्योरिटी से पहले काट दिए, अगर आप ट्री को मैच्योरिटी से पहले काट दिए, क्या आपको ज्यादा मिलेगा? क्या आपको ज्यादा मिलेगा? सैपवुड ज्यादा मिलेगा? ये सुनो, सैपवुड ज्यादा मिलेगा, मतलब मॉइस्चर कंटेंट वाला पोर्शन ज्यादा मिलेगा, जहां पे पानी ज्यादा रहेगा। ये सुनो, और अगर आपने पेड़ को मैच्योरिटी के बाद काटा, मतलब फुल्ली मैच्योर्ड हो गया, मतलब बुजुर्ग हो गया वो पेड़, उस केस में आपको ज्यादा क्या मिलेगा? ये जो पिथ है ना, ये आपको ज्यादा मिलेगा। अब ये इसका कोई काम होता नहीं है, कंस्ट्रक्शन में इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो दोनों केस इसमें एप्लीकेबल है। एज ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, एज कम भी नहीं होना चाहिए। अगर तुम 300 साल पेड़ को काटोगे, क्या तुमको मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है, उसका स्ट्रेंथ ही नहीं आएगा। स्ट्रेंथ जैसे आदमी, क्या है, एनालॉजी क्रिएट करो हम लोग से। बच्चे होते हैं, बोलता नहीं, अरे बच्चा है, हड्डी अभी मजबूत हुआ नहीं है, होता है ना, बोलते हैं इस तरीके से। एक ऐसा एज आता है, धीरे धीरे आपका हड्डी स्ट्रांग हो जाता है। मतलब जो वयस्क स्टेज होता है 40 या 40 इयर्स, 30, 45, 40 से 30 से 45 इयर्स तक, इस पर्टिकुलर पीरियड में आदमी बहुत काम करता है ना, मतलब स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। सेम उसी तरीके से, और जैसे ही 55-60 गया, क्या हो जाता है अंदर से? क्या होता है? वीक हो जाता है इंसान। यस और नो? अंदर से इंसान Yes, क्या sir. वीक हो जाता है। तो सेम केस यहाँ ट्री के साथ पे भी वही एप्लीकेबल होता है। तो आपको ज्यादा बुजुर्ग भी नहीं होना है और ज्यादा बच्चा भी नहीं होना है,
तो उस केस में आपको पेड़ को काट देना है। क्लियर है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं?